नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो कई लोगों को परेशान करती है। SN1 और SN2 रिएक्शंस के बीच का फर्क। नी जैसे एग्जाम में ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई रिएक्शन आखिर कौन सा रास्ता चुनेगी। तो चलिए एक जासूस की तरह सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस केस को हमेशा के लिए क्रैक कर डालते हैं। तो ठीक है, ये रहा हमारी आज की पूरी इन्वेस्टिगेशन का प्लान। हम शुरुआत करेंगे अपराध के दृश्य से, मतलब समझेंगे कि ये रिएक्शन है क्या। फिर हम अपने दो मुख्य संदिग्धों SN1 और SN2 की केस फाइल्स को एक एक करके खंगालेंगे। इसके बाद होगा दोनों का आमना सामना और आखिर में वो डिसीजन गाइड, जिससे नीट में हर सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। किसी भी जासूसी कहानी की शुरुआत होती है क्राइम सीन से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं असल में होती क्या है, इसका बेसिक फंडा क्या है। देखिए, इस पूरी कहानी में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है हमारा सबस्ट्रेट यानी RX, जिस पर अटैक होना है। दूसरा है हमारा अटैकर न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन से भरपूर है और पॉजिटिव सेंटर की तलाश में रहता है। और तीसरा है लीविंग ग्रुप X-, जिसे अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है। बस इतना ही खेल है, एक आता है तो दूसरा जाता है। चलिए अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं हमारे पहले सस्पेक्ट के साथ। इसकी केस फाइल का नाम है SN1 रिएक्शन। पूरा नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। और ये जो शब्द है ना, यूनिमॉलिक्यूलर यानी एक मॉलिक्यूल पर निर्भर, ये क्यों इतना जरूरी है, ये बस अभी पता चलने वाला है। अच्छा, तो SN1 का काम करने का तरीका 2 स्टेप्स का है। पहले स्टेप में, जो कि बहुत धीरे धीरे होता है, लीविंग ग्रुप खुद ही सबस्ट्रेट को छोड़कर चला जाता है। इसके जाने से बनता है एक कार्बोकैटायन। और क्योंकि यही सबसे स्लो स्टेप है, रिएक्शन की स्पीड सिर्फ इसी पर डिपेंड करती है। इसीलिए तो इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। और ये है हमारा सबसे बड़ा सुराग। SN1 रिएक्शन की असली पहचान ही यही है कि इसमें एक बीच का पड़ाव आता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन। ये इसका सिग्नेचर मूव है, समझ लीजिए। जहां भी कार्बोकैटायन बनने की थोड़ी भी गुंजाइश दिखे, समझ जाइए कि शक की सुई SN1 की तरफ घूम रही है। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। SN1 को भीड़-भाड़ वाले यानी टर्जरी सबस्ट्रेट्स सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? जवाब है स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। और हम सब जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये है SN1 की पूरी कुंडली। इसे पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट्स जैसे पानी या अल्कोहल में काम करना पसंद है, क्योंकि ये सॉल्वेंट्स कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाने में मदद करते हैं। और हाँ, इसकी एक बहुत ही खास आदत है, रीअरेंजमेंट। मतलब ये और भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए अपनी बनावट बदल सकता है। ये नीट का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब केस फाइल खोलते हैं हमारे दूसरे संदिग्ध SN2 की। इसका पूरा नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। और जैसा कि हम देखेंगे, इसका काम करने का तरीका SN1 से एकदम अलग है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। SN2 का मैकेनिज्म देखिए, ये एक ही स्टेप में सब कुछ निपटा देता है। इसे कहते हैं कॉन्सर्टेड अटैक। मतलब न्यूक्लियोफाइल पीछे से हमला करता है और ठीक उसी पर लीविंग ग्रुप आगे से निकल जाता है। कोई बीच में रुकने का, कोई इंटरमीडिएट बनने का मौका ही नहीं मिलता। एकदम किसी फिल्म के सीन की तरह परफेक्ट टाइमिंग। और यहीं पर SN1 और SN2 के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। SN2 के रास्ते में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, कोई बीच का स्टॉप नहीं। पूरी रिएक्शन एक ही झटके में खत्म। यही SN2 की सबसे बड़ी पहचान है। SN2 को भीड़-भाड़ से, जिसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, सख्त नफरत है। आखिर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह चाहिए। इसीलिए जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, ये सबसे कम भीड़ वाले सबस्ट्रेट्स जैसे मीथाइल और प्राइमरी हैलाइड्स पर सबसे तेजी से काम करता है। तो ये रही SN2 की पूरी प्रोफाइल। गौर कीजिए, लगभग हर पॉइंट SN1 के एकदम उल्टा है। इसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स पसंद हैं, जो न्यूक्लियोफाइल को और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। और क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता ही नहीं, तो भाई रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब वक्त आ गया है असली शोडाउन का। चलिए अपने दोनों संदिग्धों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि इनके बीच क्या क्या फर्क हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये टेबल, ये समझ लीजिए कि ये एग्जाम के लिए आपकी फाइनल रिवीजन चीट शीट है।
हर एक पॉइंट, हर एक फर्क जो जानना जरूरी है, वो सब कुछ यहाँ एक जगह पर है। स्टेप्स से लेकर इंटरमीडिएट और स्टीरियोकेमिस्ट्री तक सब कुछ साफ साफ लिखा है। तो अब सारे सबूत सामने हैं, पर सवाल ये है कि एग्जाम में एक केमिकल जासूस के तौर पर केस को कैसे सुलझाया जाएगा। चलिए अब उन खास सुरागों पर फोकस करते हैं जो सीधा सही जवाब तक ले जाएंगे। सोचिए, क्वेश्चन पेपर में ये सुराग मिलता है, एक टर्शियरी सबस्ट्रेट। दिमाग में पहली घंटी कौन सी बजनी चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल सही। एक 3 डिग्री सबस्ट्रेट का मतलब है कि एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है, और ये सीधा सीधा इशारा है SN1 रिएक्शन की तरफ। केस क्लोज्ड। अच्छा, अब सीन बदल गया है। सबूत कुछ और कह रहे हैं। एक ऐसा सबस्ट्रेट जहां भीड़-भाड़ नहीं है और एक बहुत मजबूत अटैकर भी मौजूद है। अब क्या फैसला होगा? एकदम परफेक्ट, कम भीड़ वाला सबस्ट्रेट और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये कॉम्बिनेशन तो बना ही SN2 के सिंगल स्टेप बैकसाइड अटैक के लिए है। इससे पहले कि हम ये फाइल बंद करें, ये कुछ आखिरी जासूसी नोट्स हैं, इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। एक अच्छा लीविंग ग्रुप दोनों ही रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाता है। बेंजाइलिक और एलाइलिक सबस्ट्रेट्स रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं, इसलिए वो SN1 को पसंद करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। और जाते जाते एक आखिरी सवाल। हमने सारे नियम तो जान लिए, पर क्या होगा जब सबूत आपस में टकराएं? सोचिए, अगर सबस्ट्रेट 2 डिग्री हो, केमिस्ट्री अक्सर हमारे सामने ऐसे ही मुश्किल केस रखती है, और यहीं पर एक असली जासूस की तरह सोचने की जरूरत पड़ती है। Like, comment, and subscribe.